नाज़रीन, यमन की जानिब से बड़ा रिस्पांस सामने आया है और यमन ने ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है। एक साथ 2 ऑयल टैंकर्स जो हैं इनको निशाना बनाया गया है और रीजन के अंदर बड़ी एस्केलेशन जो है वो देखी जा रही है। इसके साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्की के जो इक्विपमेंट्स हैं, टर्की की हैवी मशीनरी जो है वो गजा के अंदर दाखिल हो गई है रबल को रिमूव करने के लिए, मलबे को हटाने के लिए, और टर्की के जो इमदादी जहाज हैं वो भी गजा के साहिलों की तरफ जब वो पहुंच रहे हैं। इसी दरमियान जेडी वैंस जो है वो अहम तरीन दौरे पर अगले 48 घंटों के अंदर जो है वो इजराइल पहुंच रहे हैं और बताया जा रहा है, इस दौरे को इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये जंग को मुकम्मल तौर पर बंद करने के लिए और फेज 2 जो है वो उसको शुरू करने के लिए है। तो क्या ये वाकईतन ऐसा ही है या इसके पीछे कोई और मकासद है? जैसा कि हमेशा बात तो पीस ही की जाती है, लेकिन उसमें जो इजरायली इंटरेस्ट हैं, जो इजरायली मफादात हैं, उनका हमेशा जो तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। तो अब ये दौरा तो इसलिए हो रहा है कि रीजन में अमन लाने के लिए और फेज 2 शुरू करने के लिए, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसी दरमियान जो फतह है जो जिसको महमूद अब्बास हेड करते हैं, एक बार फिर वो इजराइल के हाथों में, अमेरिका के हाथों में खेल रही है और उसने एक बार फिर जो है हमास के वेपन्स को इल्लीजिटिमेट जो वो करार दिया है और हमास ने कहा है कि किसी सूरत हम अपने हथियार जो वो हवाले नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस गजा में एक फ़लस्तीनी अथॉरिटी बना दी जाती है और फ़लस्तीनी रियासत की बात होती है तो फ़लस्तीनी रियासत को हम अपने वेपन्स सबमिट करेंगे, उससे पहले नहीं। इसी दरमियान बड़ी खबर यह है कि जो अमेरिकन मिलिट्री है, अमेरिकन जो फौज है, वो वेनेजुएला के जो कोस्टल लाइंस हैं उनके करीब आ रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला ने अपनी फौज को जब वो मोबिलाइज कर दिया है तो वेनेजुएला का मुस्तकबिल जब इस वक्त दाव के ऊपर है, एक सडन अटैक जब वो वहां पर हो सकता है। बड़ी खौफनाक वहां पर सूरत हाल है और उनका मुस्तकबिल, उनके ख्वाब जो है इस वक्त दाव पर लगे हुए हैं। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूं कि कैसे दुनिया में जो ग्लोबल डायनामिक्स बदल रहे हैं उसके बरह रास्त असरात जब होंगे। जो यूरोप का डिक्लाइन हो रहा है उसके बरह रास्त असरात जब इजराइल के सर्वाइवल के ऊपर होंगे। वो यूरोप, वो कलेक्टिव वेस्ट जो ताकत का मरकज था, जो वेल्थ का मरकज था, ठीक है ना, दुनिया का मरकज था, वो बात अब नहीं रही। ना ही अब वो वेल्थ का मरकज है और ना ही अब वो ताकत का मरकज है। ये दोनों चीजें जो है वो दुनिया की दूसरी कौमों में शिफ्ट हो रही हैं, ताकत भी और वेल्थ भी। तो ये वो चीज है कि इजराइल की जो बदमाशी है वो इस तरह से चल नहीं सकती है, क्योंकि देखिए अब इजराइल के बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस जंग में गए हैं, तो इजराइल इतनी क्यों अफोर्ड कर पाता है? इतने बिलियंस उड़ा दिए गए। 34 बिलियन डॉलर्स तो अमेरिका ने खर्च किए और इजराइल ने पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स है वो खर्च किए, और उसके नतीजे में उनकी अपनी इकोनॉमी भी तो स्लो हुई, जो पैसा उन्होंने कमाना था वो भी नहीं कमाया, तो इतना बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ। तो किस चीज का कॉन्फिडेंस है उनको कि ये पैसा जो हमें वेस्ट से मजीद मिल जाएगा? तो इसी तरह से उनका सर्वाइवल हो रहा है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो वेल्थ है ना, खुद यूरोप में इतना बड़ा क्राइसिस पैदा हो रहा है कि वो अपने आप को संभालेंगे, इजराइल की जंगों को फंड करें। मिसाल के तौर पे मैं जो रिपोर्ट्स इस वक्त सामने आ रही हैं, जर्मनी की अगर हम बात करें, जर्मनी इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट सपोर्टर है इजराइल का, जो बहुत पैसा भी दे रहा है, जिसने ये सारी जारियत के दरमियान सबसे ज्यादा वेपन्स भी दिए हैं अमेरिका के बाद। और ओवरऑल जो है वो जर्मनी 95 बिलियन डॉलर्स इजराइल को दे चुका है। 95 बिलियन डॉलर्स, ये तो वो पैसा है जो डायरेक्टली इजरायली सेटलर्स को दिया गया है। बाकी असलहा, बाकी चीजें वो तो इसमें काउंट भी नहीं हो रही है। 95 बिलियन डॉलर्स, और फिर जो इजरायली सेटलर्स के लिए वहां पर जो स्कॉलरशिप्स हैं, वहां पर जो बाकी उनको मराहत मिलती हैं, ये सारी चीजें इससे अलग हैं। 95 बिलियन डॉलर सिर्फ वो कैश है, वो मनी है जो डायरेक्टली इजरायली सेटलर्स को दी गई है। तो ये जर्मनी की सपोर्ट है। अब उस जर्मनी की हालत क्या है? दुनिया की 5 जो बड़ी इकॉनमीज है उसमें जर्मनी आता है और यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी है यूरोपीय यूनियन की। जर्मनी की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा शेयर जो है उसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो उसको पैसे कमा के देती है। तो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जर्मनी के, मर्सिडीज, BMW, फॉक्सवैगन, ये 3 ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने दुनिया के ऊपर रूल किया है और बहुत पैसा कमा के दिया, यानी उनकी इकॉनमी का बड़ा शेयर जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आता है। ये तीनों बड़े ब्रांड्स, यानी जो उनका सिंबल है, उनकी सुपरियॉरिटी का, उनकी टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना, उनके गलबे का सिंबल है, ये तीनों शाहकार कंपनियां, ये तीनों इस वक्त डिक्लाइन में जा चुकी हैं। तीनों जो है वो इनके ऊपर गलबा चाइना ने हासिल कर लिया। यानी बाकी तो यूरोप को छोड़ देना, ये तो उनके सबसे बड़े ब्रांड्स हैं, बाकी तो ब्रांड्स को छोड़ दें, ये तो उनके जो नंबर 1 कैटेगरी के ब्रांड्स हैं उनका मुकाबला कर रहे हैं। चाइना इनको भी रिप्लेस कर चुका है और इन ब्रांड्स की जो सेल्स हैं वो तेजी के साथ गिर रही हैं और ये इस वक्त पैनिक के अंदर हैं। वहां पर अब ये भी डिस्कशन हो रही है कि इन कंपनीज के सर्वाइवल के लिए इनको एक कर दिया जाए, यानी इतने बड़े ब्रांड्स, अब ये भी वहां पर तजावीज पेश की जा रही है कि इनको एक कर दिया जाए, मर्सिडीज, BMW, फॉक्सवैगन, ये तीनों एक ही कंपनी बन जाए ताकि इन कंपनीज को बचाया जा सके। यहां तक जब सूरत हाल जा चुकी है। सो मैं रिपोर्ट्स आपके सामने रख देता हूं। जर्मन इंडस्ट्रियल आउटपुट बिगेस्ट डिक्लाइन, जर्मनीज ऑटो सेक्टर फेसेस स्ट्रक्चरल शिफ्ट एज सेल्स डिक्लाइन। सेल्स जब की तेजी के साथ नीचे आ रही है। जो चाइनीज, खासकर जो चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उन्होंने बड़ी तेजी के साथ इनको रिप्लेस किया और अमेरिका की अपनी जो टेस्ला कंपनी है वो भी पीछे रह गई है। जर्मनीज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज इन क्राइसिस, यूरोपीय EU जो न्यूज है। और पॉलिटिक्स आर टू ब्लेम, जिम्मेदार कौन है? वो सियासत, वो पॉलिसीज, सेज ट्रेड इकोनॉमिस्ट।
Germany's car industry is losing its famous Vorsprung and it cannot all be blamed on Trump and tariffs. इस डिक्लाइन की वजह क्या है? वजह देखिए, एक तो टेक्नोलॉजी में वो पीछे रह गए, यानी चाइना जो है वो अब टेक्नोलॉजी की सुपर पावर के तौर पर इमर्ज कर रहा है। और इस पीछे रह जाने की वजह क्या है? वजह यह है कि जब आप देखें, आपको मुसलसल इन्वेस्टमेंट्स करनी है अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर, अपनी उस रिसर्च के अंदर, और अपनी प्रायोरिटीज, अपनी अटेंशन जो है वो वहां पर रखनी है। जो ही आप अननेसेसरी वॉर्स के अंदर इंगेज होंगे, जो ही आप किसी और की जंगें फंड करेंगे, तो एक तो आपकी अटेंशन डाइवर्ट होगी, दूसरा आपका पैसा वहां पर जाया होगा। तो वो इंस्टीट्यूशंस जिनमें वो इन्वेस्टमेंट्स आपकी जानी चाहिए थी, कि जो मुसलसल रिसर्च करते रहे और आगे आपको बढ़ाते रहे, वहां पर पैसा नहीं जा रहा। फजूल की जंगों में, यूक्रेन की जंग में, मिडिल ईस्ट की जंगों में आपका पैसा जा रहा है और आपकी लीडरशिप उधर सोच रही है, ठीक है ना, अटेंशन आपकी डाइवर्ट हुई। और ये जो असल काम अमेरिका के साथ हुआ है पिछले 30 सालों के अंदर, चाइना का राइज क्यों हुआ है? क्योंकि अमेरिका जंगों में मसरूफ है, पैसा उधर जाया हो रहा है और सबसे बढ़कर अटेंशन उधर जाया हो रही है। तो फिर आप ये अननेसेसरी वॉर्स, इमिग्रेशन हो गई, ठीक है ना, पॉलिटिकल आपका क्राइसिस है। तो ये वो सारी चीजें मिल मिलाकर जो है वो आपको उस डिक्लाइन की तरफ धकेल रही हैं कि आपके सिंबल जो हैं, बाकी ब्रांड्स को तो छोड़ देना, ये तो आपके सिंबल हैं और कई दहाइयों से रूल कर रहे हैं। तो इनको किसने टक्कर दी है? चाइना ने। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि अगर चाइना नहीं है तो ये रूल करेंगे, क्योंकि चाइना इनसे बेहतर प्रोडक्ट बना रहा है, ये फर्क है। और ये उस रेस में पीछे से पीछे जब होते चले जा रहे हैं और इनकी सेल जब डिक्लाइन कर रहे हैं। भाई, जब चाइना उससे अच्छा सस्ता प्रोडक्ट बना रहा है, नई फीचर्स के साथ गाड़ियां बना रहा है, तो ये कौन खरीदेगा? ठीक है ना। तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, नए दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप पीछे हैं, चाइना आप लीड कर रहा है। और आपको चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स, आपने उधर तवज्जो नहीं दी कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो उसकी हमें जरूरत है, वो हमने कहां से लेने हैं, चाइना के साथ कोई पॉलिसी बनाई जाए, अफ्रीका के साथ कोई पॉलिसी बनाई जाए। नहीं, आप उधर बिजी हैं। अब दूसरे आप साजिशें कर रहे हैं, आप इजराइल की जंगें फंड कर रहे हैं, अब यूक्रेन में घुसे हुए हैं। तो ये वो फर्क है। तो बुनियादी बात यह है कि जो कलेक्टिव और वेल्दी वेस्ट है वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो डिक्लाइन में है। कब तक वो इजराइल की बदमाशी जो फंड करेगा? तो सारे मिडिल ईस्ट में जो वाकयात हो रहे हैं, जो रेजिस्टेंस लड़ रही है, जो ईरान लड़ रहा है, वो तो सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है क्योंकि जो इस प्रॉक्सी को चलाने वाले हैं वो अपना बर्डन अब उनके लिए उठाना जो वो बड़ा मुश्किल हो गया। और इससे अब अगली बात देखिए, जर्मनी जो है वो अब इस बात के ऊपर डिबेट कर रहा है, बल्कि लेजिस्लेशन वहां पर लाया जा चुका है कि जर्मनी में जो कंस्क्रिप्शन लॉ है वो दोबारा से लगाया जाए, यानी हर जर्मन की फौज में भर्ती लाजमी होगी। तो अब एक जर्मनी में इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया और जर्मन जो हैं, खासकर जो यंग जर्मन्स हैं, वो जाकर इस बात के ऊपर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि हम मिलिट्री सर्विस से कैसे बच सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये रिपोर्ट देखिए, यंग जर्मन्स सीक एडवाइस हाउ टू अवॉइड मिलिट्री सर्विस। उधर लेजिस्लेशन आ गई है, वो अभी पास होना है और जर्मन्स की लाइनें लग गई हैं कि वो लीगल एडवाइस ले रहे हैं और इस बात के ऊपर जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो फौज में बिल्कुल भर्ती नहीं होना चाहते और वो ये बात देख रहे हैं कि भाई हम कैसे बच सकते हैं। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स दैट पेरेंट्स ऑफ यंग जर्मन्स आर टर्निंग टू काउंसलिंग, पूछ रहे हैं जाकर काउंसलिंग सेंटर्स इन द लार्ज नंबर्स टू इंक्वायर अबाउट हाउ टू विड्रॉ फ्रॉम मिलिट्री सर्विस। किसी सूरत वो फौज में भर्ती नहीं होना चाहते। झगड़ा पड़ गया है ओवर ब्रिंगिंग बैक द मिलिट्री सर्विस स्प्लिट जर्मन गवर्नमेंट। चूंकि एक कोalition गवर्नमेंट है तो उस गवर्नमेंट के अंदर फटा पड़ गया है, कुछ इसकी सख्ती से मुखालफत कर रहे हैं। तो देखिए, यानी एक वो डिक्लाइन, दूसरा आपकी सोसाइटी में कितनी बड़ी तब्दीली आ रही है। देखिए, जर्मनी जो है ना बहुत बड़ा मुल्क है, ब्रिटानिया बहुत बड़ा मुल्क है, फ्रांस बहुत बड़ा मुल्क है, अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, और जर्मनी 2 आलमी जंगें लड़ी, दोनों हार गया फिर खड़ा हो गया। एक आलमी जंग लड़ी, हार गया, फिर खड़ा हो गया, दूसरी लड़ी, हार गया, फिर खड़ा हो गया। दुनिया की बड़ी इकॉनमी, मामूली बात नहीं होती है। इसका मतलब कि कुछ ऐसी गैर मामूली चीज उनके अंदर है कि वो गिरकर और इतनी बड़ी तबाही के बावजूद खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये चीज जो हो रही है ना, ये उन्होंने पहले कभी नहीं की। उनकी प्रायोरिटीज उनकी नेशंस हुआ करती थी। अब वो इजराइल को प्रायोरिटी, इजराइल फर्स्ट जो पॉलिसी है, ये इनको बहुत डैमेज कर रही है। और इजराइल सिर्फ एक एंटिटी नहीं है, इजराइल ने कितनी जंगें छेड़ी हैं, उन जंगों से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो इमिग्रेशन वहां पर हुई है, जिससे इकॉनमी का भट्ठा बैठा है। तो इजराइल एक पूरा फिनोमेना है जिसने दहाइयों से यूरोप को डैमेज करना शुरू किया। तो अब आप देखिए, यानी पूरी सोसाइटी में ये पैनिक है कि भाई हम तो फौज में जाना नहीं चाहते, और जर्मनी को क्या जरूरत पड़ गई है फौज में भर्ती करने की अपने लोगों को, डीप स्टेट्स की अननेसेसरी वॉर्स के लिए। अब मतलब रशिया के साथ जाकर लड़ना है दोबारा, 2 आलमी जंगें रशिया के साथ लड़ी हैं, दोनों हारे हैं, अब फिर रशिया के साथ जाकर लड़ना है। क्या जरूरत है रशिया के साथ लड़ने की? कोई जरूरत नहीं है। तो यानी क्या माजी में भी ऐसा था? जब हिटलर फौज भर्ती कर रहा था तभी जर्मन की यही सूरत हाल थी? नहीं, आज सूरत हाल मुख्तलिफ। अब वो फौज में जाना नहीं चाहते किसी सूरत के अंदर। तो क्या है, सोसाइटी के अंदर क्योस और ये सारा बढ़ेगा, ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे इजराइल की बदमाशी जारी रहेगी, लेकिन एकदम कोलैप्स होगी, एकदम ये बदमाशी नीचे आ गिरेगी। और अमेरिका जो है वो आखिरी हद तक इजराइल के साथ खड़ा रहेगा जब तक उसका मोनोपोली वाला
کریکٹر ہے, مونوپلی والی پاور امریکہ کے پاس ہے, وہ اسرائیل کی سپورٹ کرتا رہے گا. لیکن یہ اب نظر آ رہا ہے کہ امریکن سینچری جو ہے وہ صدیاں نہیں چلنے والی, امریکن اقتدار صدیاں نہیں چلنے والا, یہ بس اب چند سالوں کا قصہ ہے, یہ بات اب نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ بہت بڑا ایک سمجھ لیں کہ طوفان ہے جو وہاں سے آ رہا ہے. جنہوں نے یہ تماشا رچایا وہ خود اب اپنے اقتدار کی, اپنے سروائیول کی, اپنی آپ کہہ لیں کہ انٹرسٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور اسرائیل کی جنگیں فنڈ کرنے میں ان کا ڈکلائن تیز ہوگا. ان کے لوگ نہ ہی اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, نہ ہی اس کی جنگوں کو پسند کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ 10 لاکھ جابز جو ہے وہ جرمنی میں آن سٹیک ہیں آٹو موبائل انڈسٹری کی وجہ سے. 10 لاکھ جابز, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور تو یہ ایک صورتحال ہوگی. تو ادھر جو ہے وہ بھرپور لڑائی جاری ہے, اور یمن نے 2 آئل ٹینکرز کو ایک ساتھ نشانہ بنا دیا چند منٹس کے وقفے کے ساتھ. ایک جو ہے وہ 116 مائلز کے فاصلے پر بڑی ایکوریسی کے ساتھ اس کو جب وہ ہٹ کیا گیا ہے, اس میں اس وقت آگ بھڑک اٹھی ہے اور وہ ڈوب رہا ہے. 116 مائلز کے فاصلے پر اس کو ہٹ کیا گیا ہے. اور دوسرا جو ہے 60 نوٹیکل مائلز کے فاصلے کے اوپر اس کو نشانہ بنایا گیا. دونوں آئل ٹینکرز ہیں, دونوں کو براہ راست اور پریسیژن کے ساتھ جب وہ ہٹ کیا گیا. یہ یمن کا میسج ہے. اسی درمیان جو ہے وہ جیرڈ کشنر جو ٹرمپ کے داماد ہیں, وہ CBC نیوز کو انٹرویو دے رہے ہیں کہ کیوں ٹرمپ مجبور ہوا ہے سیز فائر کروانے کے لیے. اس نے کہا کہ ٹرمپ سو دیٹ اسرائیلیز جو ہیں وہ کنٹرول لاسٹ کر چکے ہیں, اینڈ اب وقت آ چکا ہے کہ فورسفلی ان کو مجبور کیا جائے ٹو سٹاپ دا ایکشنز دیٹ ڈو ناٹ سرو دیئر لانگ ٹرم انٹرسٹ. اسرائیلیوں نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا. اب یہ جیرڈ کشنر جو انہی کے مذہب کا ان کا بہت بڑا سپورٹر ہے, تو جیرڈ کشنر یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ اسرائیل ہار گیا تھا, اس چیز نے ٹرمپ کو مجبور کیا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ کے اندر نہیں ہے, اس لیے اب ان کو فورسفلی جو ہے وہ روکا جائے. تو یہ وہ بات کر رہا ہے. اچھا, اسرائیل جو ہے وہ سیز فائر کی وائلیشن جاری رکھے ہوئے ہے. اسرائیلی آکوپیشن فورسز نے اب ایسٹ غازہ کے اندر جو ہے وہ کافی ہیوی جو ہے وہ اٹیکس وہاں پر کیے ہیں سیویلینز کے اوپر. اور جو فتح ہے جس کو محمود عباس ہیڈ کرتے ہیں, فتح یہ کہہ رہی ہے کہ یہ انلیجیٹیمیٹ فورس ہے, ان کے ویپن جو ہے وہ انلیجیٹیمیٹ ہے. تو یہ اسرائیل کے بیانیے کو آگے بڑھانے والی بات ہے. اور فتح کا اگر یہ نیریٹو ہے تو اٹس مین پیچھے عربز بھی